हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम पॉलिटी से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब हमने ईपीएफओ की करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी तो उस संदर्भ में हमने जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक के पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कवर करा दिए थे। इसी तरह साइंस एंड टेक के भी हमने जनवरी से मई तक के 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको कवर कराए थे। अब जो बचे हुए हमारे जून, जुलाई और अगस्त के 2021 के करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड, आज के लेक्चर में हम वो सारे एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा पॉलिटी से रिलेटेड 1 साल का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज शाम हमारा ज्योग्राफी 2021 के रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे, जो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ के करंट अफेयर्स हम आज के एक ही लेक्चर में आपको शाम में प्रोवाइड कर देंगे। फिर हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड सिर्फ एक लेक्चर बचेगा, जिसमें हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि 4 मंथ के करंट अफेयर्स आपको कल एक लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स, पॉलिटी भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने इंडाइसिस का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे, जिसमें एक होगा हमारा साइंस एंड टेक और दूसरा होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। साइंस एंड टेक के भी हम जो करंट अफेयर्स हैं वो जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी ईपीएफओ की सीरीज़ में। बाकी बचे हुए जो जून से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स होंगे वो हम आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। और इसी तरह एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स होंगे वो हम जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको 2 से 3 लेक्चर्स में प्रोवाइड कर देंगे। और ये सारे ही करंट अफेयर्स की सीरीज़ इस वीक यानी कि संडे तक हम हर हाल में आपको कवर करा देंगे, यानी कि 3 अक्टूबर तक आपको कवर करा देंगे और आप आराम से उसके बाद रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक कंबाइंड लेक्चर भी सारे करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज सेपरेट कंबाइंड लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह एक बहुत सी डिमांड जो थी इकोनॉमी को लेकर थी, तो इकोनॉमी का एक कंबाइंड हम एक ही लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उससे रिलेटेड जैसे आप देख सकते हैं कि जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं वो हम ईपीएफओ के लेक्चर में ही आपको कवर करा चुके हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्कीम्स आईएएस के एग्जाम प्रीलिम्स में इकोनॉमी के ही संदर्भ में देखी जाती हैं, इकोनॉमी के सेक्शन के संदर्भ में ही देखी जाती हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं उनकी हम आपको एक्स्ट्रा अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले यानी कि जून मंथ के करंट अफेयर्स से। तो इस लेक्चर में हम पॉलिटी के जून, जुलाई और अगस्त ये 3 मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पॉलिटी का हमारा सारा सेक्शन 2021 का करंट अफेयर्स की दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जून 2021 के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, आपको जितने भी टॉपिक होते हैं उसमें मेनली करंट अफेयर्स की दृष्टि में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने होते हैं। जैसे कि इसमें आपको जैसे बताया गया है, इस न्यूज़ में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जून मंथ में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसको राष्ट्रपति ने चुना है? किसको? न्यायमूर्ति जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो छोटे एग्जाम्स से रिलेटेड फैक्ट हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के संदर्भ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कब स्थापना हुई इसकी, क्या ये संवैधानिक बॉडी है या वैधानिक बॉडी है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक स्टेचुरी बॉडी है? तो आपको पता होना चाहिए इसका स्थापना कब हुई थी, 1993 में। और ये वैधानिक बॉडी है, निकाय है, यानी कि स्टेचुरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इसी तरह के जो की वर्ड्स होते हैं इसी पर यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करती है और आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश करती है। अगला इसके उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। देखिए इसकी कंपोजिशन कैसी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो कंपोजिशन है वो कैसी है, उसमें एक तो अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे और साथ ही 8 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि टोटल कितने 9 मेंबर होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई होंगे, या फिर करंटली वर्किंग है सीनियर मोस्ट सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि सीनियर जो जजेस होते हैं उनमें से कोई एक जज जो करंटली वर्किंग होगा सुप्रीम कोर्ट में वो बनेगा। लेकिन सीजेआई को तभी बनाया जा सकता है जो कि रिटायर्ड सीजेआई होंगे, जो करंटली वर्किंग होंगे या यानी कि जिनका टर्म चल रहा होगा, ऐसे सीजेआई को इसका कंपोजिशन का एनएचआरसी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। 8 अन्य जो सदस्य होंगे वो उसमें से 4 जो होंगे वो फुल टाइम मेंबर होंगे, 4 जो होंगे आपके फुल टाइम मेंबर होंगे, और जो 4 होंगे वो मनोनीत सदस्य होंगे, यानी कि वो पूर्णकालिक नहीं होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे अलग से।
इनकी नियुक्ति क्या होगी, नियुक्ति जो की जाएगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संरचना से ज़्यादा जो चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, वो इस समिति से पूछे जाने के क्वेश्चन के चांसेस हैं, क्योंकि जो समिति इन मेंबर्स को चुनती है, यानी कि एनएचआरसी की जो कंपोजिशन है, यानी कि इसमें जिन मेंबर्स को चुना जाता है, 9 मेंबर्स को चेयरपर्सन और उनके अलावा 8 जो मेंबर्स चुने जाते हैं, तो इनको चुनने के लिए जिस प्रक्रिया का या जिस समिति का, जिस कमेटी का इस्तेमाल किया जाता है, वो कमेटी आपके लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कमेटी क्या है, उसमें कौन कौन शामिल होगा? एक ये चयन समिति राष्ट्रपति को उम्मीदवारों की सिफारिश करती है, और चयन समिति में कौन शामिल होता है? अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर लोकसभा के स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि आपके यूनियन होम मिनिस्टर, और फिर राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसमें 6 लोग हैं। पहला है तो प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा राज्यसभा के उपसभापति, और 5वां और 6ठा संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से विपक्ष के नेता। तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें 6 मेंबरों की एक कमेटी एनएचआरसी के मेंबर्स को चुनती है। अब इनकी अवधि और निष्कासन यानी कि इनका टर्म्स कितना होता है कार्यकाल का, और इनका निष्कासन यानी कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। अब ये 3 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक। अब ये जो एनएचआरसी के मेंबर होते हैं, इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, टर्म टेन्योर कितना होता है? या तो 3 साल की अवधि तक ये अपनी सर्विस देंगे, या फिर 70 साल की उम्र पूरी होने तक। तो इसमें से जो भी अवधि पहले हो जाएगी, मान लीजिए किसी का चुनाव 68 साल की उम्र में हो जाता है, 68 वर्ष की आयु में होता है, मेंबर बनता है कोई एनएचआरसी का, चाहे वो अध्यक्ष हो या मेंबर हो, तो ऐसी कंडीशन में वो केवल 2 साल ही अपनी सर्विस दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 3 साल देंगे, क्योंकि उनकी 70 साल आयु हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ही रिटायर हो जाएंगे। तो या तो 3 साल या फिर 70 साल। अगर जैसे मान लीजिए किसी की आयु 65 वर्ष है, तो उसको चुना जाता है एनएचआरसी के मेंबर के रूप में, तो वो केवल 68 वर्ष की आयु तक ही अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। अब एनएचआरसी की शक्तियां क्या होती हैं? इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां, सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियां होती हैं। इसमें साक्षियों को बुलाना, उन्हें हाजिर करना, शपथ पर उनका परीक्षण करना यानी कि ट्रायल लेना, किसी भी दस्तावेज को डिमांड करना या हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, ये सारी एनएचआरसी की शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होती हैं। अगली न्यूज़ है हमारी द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये। देखिए अब इसमें क्या है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इनकी लापरवाही की जा रही थी, जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो बच्चों के साथ हुआ है, ऐसे बच्चे जिनका कोई जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो अनाथ बच्चे हो सकते हैं, इस तरह के बच्चों के लिए ये इस वजह से ये बॉडी न्यूज़ में थी। तो ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर जो है वो आपका स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्थापना कब हुई इसकी? 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और किस अधिनियम के तहत की गई? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। अब इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय का अधीन ये कार्य करता है? ये कमीशन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन ये कमीशन कार्य करता है। इसका जनादेश क्या है? मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट ये सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों। यानी कि इसका जो मैंडेट है वो ये तय करना है कि भारत में जितने भी कानून बनाए जाएं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाएं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भारत के संविधान के अनुरूप हो और बाल अधिकार यानी कि चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग हो, यानी कि उनके लिए सुइटेबल हो। अब इसकी रचना कंपोजिशन क्या होती है इसमें आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य, यानी कि एक चेयरपर्सन होंगे और प्लस 6 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए। देखिए नियुक्ति कितनी होगी, टेन्योर कितना होगा इनका? 3 ईयर्स। अब आयोग में सेवा करने की अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए यानी कि चेयरपर्सन जो होगा, चेयरपर्सन के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष, और जो मेंबर्स हैं अन्य मेंबर 6 मेंबर्स उनके लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष। तो वो चेयरपर्सन को 65 साल से ज़्यादा के लिए उम्र से ज़्यादा वो अपनी सर्विस नहीं दे सकते, और मेंबर 60 साल की उम्र से ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकते। तो ये इनके लिए कंडीशंस है। अगली न्यूज़ है हमारी मॉडल किराएदारी अधिनियम, मॉडल टेनेसी एक्ट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इसके पूछे जाने की और भी ज़्यादा संभावना है। जैसे कि एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में रेरा से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसी तरह से इससे भी क्वेश्चन, मॉडल किराएदारी अधिनियम से भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। कोविड-19 की वजह से लोगों ने घर खाली किए थे जो बाहर रहते थे, और उनका किरायों के लेकर अपने लैंडलॉर्ड में और टेनेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहे थे। तो इसको सबसे पहले सरकार ने 2019 में मसौदा ये जारी किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? किराएदारों और जमींदारों
के बीच उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से चित्रित करके विश्वास की कमी को पाटना है। यानी कि जो लैंडलॉर्ड और जो किराएदार होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, उनके बीच जो विश्वास की कमी है उस कमी को कम करना। अब ये क्या है, लागू और मौजूदा किराएदारी को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि जो किराएदारी, यानी कि जो एग्रीमेंट किराएदार करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अब नए जो किराएदारी अधिनियम जो नियम होंगे, एग्रीमेंट होंगे, उनके लिए ये अलग दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें क्या है, सभी नए किराएदारों के लिए लिखित समझौता अनिवार्य है। यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट हर हालत में नए टेनेंट्स को करना ही होगा। अनुबंध संबंधित जिला किराया प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। कानून जमींदार और किराएदारों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है। इसमें कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक किराएदार के कब्जे वाले परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोक सकता। जैसे कि क्या करते थे लैंडलॉर्ड, कभी कभी टेनेंट्स को, किराएदारों को परेशान करते थे किराया बढ़ाने को लेकर। तो अगर वो जैसे बात दोनों में नहीं बनती थी तो क्या करते थे, जो बेसिक नीड्स होती थी उनकी ज़रूरतों को काट दिया जाता है। जैसे कि पानी की सप्लाई काट दी या फिर लाइट की सप्लाई को कट कर दिया। तो अब ये कोई भी किसी भी हालत में मकान मालिक इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। अब किराएदारी का नवीनीकरण नहीं किया गया है तो किराएदारी को महीने दर महीने के आधार पर, अगर जैसे कि रिन्यू नहीं की गई है जो एग्रीमेंट है किराए का, अगर उसको रिन्यू नहीं किया गया है तो उन्हें मंथली बेसिस पर शर्तों के आधार पर नवीनीकृत किया जाना माना जाएगा। पिछले 6 महीने की अवधि के लिए समाप्त हो चुकी किराएदारी जो ऐसे देखिए, अगर कोई रिन्यू नहीं किया गया है कोई किराएदारी अधिनियम, तो जो पिछले लेटेस्ट जो 6 महीने का, पिछले लेटेस्ट 6 महीने का जो किराएदारी नियम था उसी के अनुसार आगे उसको फॉलो किया जाएगा। लास्ट में इसमें गैर रिक्ति के मामले में मुआवजा क्या मिलेगा। देखिए, किराएदारी अवधि के 6 महीने की विस्तारित अवधि की या समाप्ति का आदेश किराएदारी की समाप्ति पर या किराएदार के डिफ़ॉल्ट के रूप में होगा 2 महीने के मासिक किराए के दुगने और उसके बाद मासिक किराए के 4 गुने के मुआवजे का भुगतान के लिए किराएदार जिम्मेदार होगा। देखिए, अगर किसी ने रिन्यूअल नहीं कराया है तो 6 महीने तक, तो 6 महीने तक रिन्यूअल ना कराने की स्थिति में उसको अगले 2 महीने, 6 महीने के बाद क्या होगा, अगले 2 महीने के लिए जो वो किराया भुगतान करेगा वो दुगना, पिछले किराए का दुगना भुगतान करेगा और 2 महीने के बाद पिछले किराए का 4 गुना भुगतान करेगा। तो इस तरह से इस किराएदारी अधिनियम को बनाया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि जिससे राफेल इशू की वजह से भी न्यूज़ में रही और भी कई तरह के इश्यूज़ हैं। आपका पीएम केयर्स फंड की वजह से इशू में रही और अलग अलग, जैसे कि अब आप पेगासस का इशू है उसको लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस वजह से लोक लेखा समिति आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है क्योंकि यूपीएससी पॉलिटी के संदर्भ में पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाती है क्योंकि पार्लियामेंट का चैप्टर लेंथी भी है और उसमें बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो हम स्किप कर देते हैं पॉलिटी पढ़ते समय पार्लियामेंट के चैप्टर में और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये इस लोक लेखा समिति की शुरुआत 1921 में की गई थी। पहला तो आपको फैक्ट ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई, लोक लेखा समिति की 1921 में। पहला उल्लेख इसका कब मिलता है, 1919 में, जो मॉन्टेक, जिसे मॉन्टेक चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। पीएससी का गठन हर साल 22 से अधिक सदस्यों के साथ किया जाता है। इसमें कौन सा 22 से अधिक, मतलब 22 सदस्यों के साथ, 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। सभापति की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और 1967 के बाद से समिति के अध्यक्ष को विपक्ष से चुना जाता है। यानी कि विपक्ष का जो होगा, अपोजिशन का जो मेंबर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद उसकी जाँच करना। ये क्या करता है, टिप्पणी। इसीलिए ये राफेल से रिलेटेड इशू से भी न्यूज़ में था, पेगासस के संदर्भ में भी इशू इसमें ये न्यूज़ में था और पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में भी ये न्यूज़ में था। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। सीएजी 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला है विनियोग खातों पर रिपोर्ट, वित्त खातों पर, दूसरी है ऑडिट रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट सीएजी द्वारा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती हैं। अब लोक लेखा समिति ये मोटे तौर पर नीति के प्रश्नों पर, अब इसकी सीमाएं क्या है, अब इसकी लिमिटेशंस, आपसे लिमिटेशन से भी क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। देखिए इसकी सीमाएं क्या है, ये नीति के प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा, ये खर्च होने के बाद उन पर नजर रख सकता है। देखिए, अगर कोई बजट पास हुआ है किसी पॉलिसी को लेकर या किसी भी फील्ड में कोई बजट पास हुआ है सरकार द्वारा, तो उस खर्च पर ये नज़र नहीं रखेगा। खर्च होने के बाद, अगर खर्च हो गया है उसके बाद ये खर्चों की जांच करता है कि खर्च सही जगह हुआ है या नहीं। ये दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इसकी समिति के द्वारा की जाने वाली सिफारिश केवल परामर्शी होती है, यानी कि एडवाइजरी होती हैं, सिर्फ एडवाइजरी होती हैं। ये उपेक्षा इसकी की जा सकती है, यानी कि मंत्रालय इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो सत्तारूढ़ सरकार है, वो इसको नेग्लेक्ट कर सकती है। ये विभागों द्वारा व्यय को अस्वीकार करने की शक्ति के साथ निहित नहीं है, यानी कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होते हैं ये उसको कैंसिल नहीं कर सकता। ये कार्यकारी निकाय होने के नाते आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है सॉरी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसलिए ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता। केवल संसद ही अपने निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय ले सकती है, यानी कि पार्लियामेंट खुद इस पर निर्णय ले सकती है। ये आदेश ये पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये लोक लेखा समिति आदेश जारी नहीं कर सकती, सिर्फ संसद ही इस पर आदेश जारी कर सकती है। अगली न्यूज़ है हमारी मिशन कर्मयोगी। ये हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं अपनी ईपीएफओ की सीरीज में, एक बार फिर देख लेते हैं। ये क्या है? ये मिशन कर्मयोगी जो है ये 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन सरकार द्वारा किया गया है। ये किस लिए है? ये प्रमुख नौकरशाही में सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए। इसका अध्यक्ष क्या है? इन्फोसिस के पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल। पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। इसके जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं वो इन्फोसिस कंपनी जो है, आईटी से रिलेटेड जो कंपनी है इन्फोसिस, उसके पूर्व सीईओ जो है फॉर्मर सीईओ एसडी शिबूलाल टास्क फोर्स का इनका अध्यक्ष चुना गया है। कर्मयोगी भारत के मार्गदर्शन और संचालन और एक विशेष प्रायोजन वाहन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें क्या इसका लक्ष्य और उद्देश्य? इसका उद्देश्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान, इसके साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है जो न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़ा हुआ हो। इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, अभिनव यानी कि आपका इनोवेटिव, प्रगतिशील, पेशेवर, ऊर्जावान, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, प्रौद्योगिकी सक्षम यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे? ऑफ साइट सीखने के पूरक के लिए ऑन साइट लर्निंग पर जोर देना। ये सब इसके डिटेल्स में बताए गए हैं, तो आप इसको खुद भी डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। संस्थागत ढांचा और कार्यक्रम का कार्यान्वयन। इस सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी और निगरानी के लिए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद का नेतृत्व किया। ये कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। देखिए अटॉर्नी जनरल का क्या किया गया था अभी जून के मंथ में। अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल राय, इनका जो है टाइम पीरियड सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी कि इनको 1 साल के लिए और इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल? ये देश में शीर्ष कानूनी अधिकारी है और संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है। देखिए ये एक तो टॉप लेवल का होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं या ऑफिसर कह सकते हैं इनको, और संघ कार्यकारिणी के हिस्से हैं, यानी कि ये यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा होते हैं। इन्हें सरकारी सेवक नहीं माना जाता। 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनको सहायता प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि आर्टिकल 76 क्या करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 165 ये किसके लिए है? ये एडवोकेट जनरल, ये आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए, इसलिए आपको इस चैप्टर को अपने पॉलिटी की बुक में ठीक से पढ़ना है। अब इसकी योग्यता क्या होती है अटॉर्नी जनरल की? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, भारत के नागरिक हों, 5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हों, या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में उसके वकील या प्रख्यात न्यायविद के राष्ट्रपति की राय में न्यायविद होना चाहिए। तो इनकी सेम जो क्वालिफिकेशन है, इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्य क्या है अटॉर्नी जनरल का? कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना, सभी मामलों में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश होना। अनुच्छेद 143 क्या होता है? अनुच्छेद 143 आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली गई सलाह, संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन, ऐसे से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 143। अब इनको हटाना किस तरह इनको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान पद धारण करते हैं, यानी कि ये मंत्रिमंडल पर निर्धारित है, किसी भी समय राष्ट्रपति हटा सकता है। मतलब मंत्रिमंडल अगर इनको लिखित प्रस्ताव देगा राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं। संविधान में उल्लिखित हटाने या प्रक्रिया के लिए कोई आधार नहीं है, कोई भी एक फाउंडेशन नहीं बताई गई है किसी भी, मतलब ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है, यानी कि इच्छा पर डिपेंड करता है। करंट गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है, केंद्र सरकार, तो अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दिया जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी द्वीप विकास रणनीति, आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी।
ये क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीपों में विकासात्मक परिवर्तन का विरोध किया गया है, तो इसलिए ये आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हमारी न्यूज़ में थी। ये क्या है, द्वीपों का राष्ट्रीय महत्व, सामरिक महत्व। द्वीप समूह के पास स्थित लक्षद्वीप समूह के पास स्थित 9 डिग्री चैनल और अंडमान सागर में 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल संचार का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये कुछ डिटेल्स में बताया गया है, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। अगला हमारा शुरू होता है नेक्स्ट जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। अब तक हम देख रहे थे जून 2021 के करंट अफेयर्स, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय सूचना आयुक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि RTI का जो अधिनियम है इसको बहुत ज़्यादा स्क्रैप किया गया है, इसके प्रोविजंस को सरकार ने, करंट गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया है, बहुत ज़्यादा इसको ढीला कर दिया है। यानी कि जितनी भी जो जवाबदेही थी, अकाउंटेबिलिटी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ब्यूरोक्रेसी की, उस जवाबदेही को कम कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि सरकार ने अपनी जवाबदेही को RTI अधिनियम में ढील लाकर इसको कम कर दिया है। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, रिक्तियां और CAC में लंबित मामलों की नवीनतम जानकारी का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया। अब ये क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। यानी कि आपका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या कमीशन, इसको कब स्थापित किया गया है, 2005 के अधिनियम के अनुसार। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सदस्य इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या उससे कम सूचना आयुक्त होते हैं। यानी कि इसमें एक तो होते हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी 10 या उससे कम 10 जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। तो आपके लिए समिति इंपॉर्टेंट है कि किस समिति की सिफारिश पर इनको नियुक्त किया जाता है, समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति में कौन होते हैं, अध्यक्ष के रूप में यानी कि चेयरपर्सन के रूप में आपके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि अपोजिशन लीडर ऑफ इन लोकसभा, अपोजिशन लीडर। आप प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए हुए कौन से यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। क्षेत्राधिकार आयोग का क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर फैला हुआ है। इसका कार्यकाल क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, या जो भी इसमें बाकी जो 5 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की आयु उससे पहले, या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। आगे इसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। इसकी शक्तियाँ और कार्य, CEC की शक्तियाँ और कार्य, आयोग का कर्तव्य है कि वो RTI अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। ये जांच करते समय आयोग के पास समन, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। तो ये इसके बारे में न्यूज़ थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगली न्यूज़ है हमारी कोंगू नाडू बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल ये कुछ एकदम यूनिक ही न्यूज़ है। अब देखेंगे आप, देखिए तमिलनाडु में ये कोंगू नाडू एक एरिया है। ये क्या है, एक ऐसा एरिया है भारत का जिसका ना तो कोई पिन कोड है, जैसे कि आपको पता ही होगा जिप कोड होता है हर जिले का, यानी कि पिन कोड, जैसे हम पिन कोड कहते हैं, तो हर जिले का पिन कोड होता है। तो इस क्षेत्र का ना तो कोई पिन कोड है और ना ही कोई नाम है, इसका औपचारिक नाम है। जो कोंगू नाडू है ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र का औपचारिक नाम है, इसका कोई राजकीय नाम नहीं है, यानी कि स्टेट ने डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे कि आपका होता है, जैसे दिल्ली स्टेट ने डिक्लेयर किया है नाम, या फिर अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो बनारस है, तो बनारस का स्टेट ने डिक्लेयर किया है नाम। तो ये पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाम है। जो पश्चिमी तमिलनाडु है, वेस्टर्न तमिलनाडु का ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से के लिए आमतौर पर नाम ये इस्तेमाल वहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा नाम इस्तेमाल किया जाता है कोंगू नाडू। तो ये तमिल साहित्य में, क्योंकि इसका जिक्र किया गया था, प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। यानी कि प्राचीन तमिलनाडु के जो 5 क्षेत्र थे उसमें से एक क्षेत्र ये भी था, कोंगू नाडू। संगम साहित्य में ये अलग क्षेत्र के रूप में कोंगू नाडू का उल्लेख है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोंगू नाडू का उल्लेख किस साहित्य में है, संगम, तमिल, कई साहित्यों को देकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। इसमें OBC समुदाय कोंगू वेल्लाला गोंडर, ये जो नाम लिया गया है कोंगू नाडू, ये एक OBC समुदाय है, यानी कि OBC कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर। उस तमिलनाडु में कोंगू वेल्लाल गोंडर के नाम पर लिया गया है। तो कोंगू वेल्लाल गोंडर कौन थे, गोंडर समुदाय के थे। अब इसलिए इन जिलों में महत्वपूर्ण उपस्थिति गोंडर समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये क्षेत्र जो है गोंडर समुदाय का गढ़ है। तो यानी कि आपसे रीजन का बेस पर
आपसे कम्युनिटी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि शोम्पेन जातियों का जो क्वेश्चन आता है आपका ट्राइबल्स के बारे में, जैसे कि शोम्पेन का एक बार पूछा गया है, एक बार चेंचू जाति से पूछा गया है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोंडर समुदाय भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो या फिर आप एक तरह का जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दे देती है। यूपीएससी ने एक नया प्रोसीजर फॉलो करना शुरू किया है अपने क्वेश्चन पैटर्न में। देखिए वो क्या देते हैं कि अगर आप भारत के इस हिस्से से इस हिस्से तक जाएंगे तो आपको एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहाँ पहाड़ियाँ होंगी, जहाँ पर दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिलेंगे, और जहाँ पर गोंडर समुदाय पाया जाएगा, गोंडर समुदाय की जातियाँ पाई जाएंगी। तो ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बारे में है, तो आपको बताना होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न शुरू कर दिया है यूपीएससी ने। इस क्षेत्र में नमक्कल, सलेम, तिरुपुर, कोयम्बटूर में प्रमुख व्यवसाय और औद्योगिक केंद्र शामिल हैं। आगे है इसमें अनुच्छेद 3। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से राज्यों का या उनकी सीमाओं का गठन किया जाता है संसद के द्वारा। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद कई तरीकों से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, अर्थात शेर को किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य से अलग करके राज्य बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर बना सकती है, राज्य के एक भाग को जोड़ना, यानी कि मान लीजिए ये कोई 2 स्टेट है, ये यूपी है और ये बिहार है अलग लगा हुआ। अब मान लीजिए बिहार का ये हिस्सा जोड़ निकालकर इसी राज्य में यूपी में डायरेक्ट पूरा इतना यूपी कर दिया, यूपी का हिस्सा बड़ा कर दिया, या फिर ये कर दिया इन दोनों में से यूपी में से इतना तोड़ लिया और बिहार में से इतना तोड़ के एक नया स्टेट बना दिया, या फिर ये किया कि क्षेत्र के किसी एक ही राज्य को, यानी कि ये बिहार है तो बिहार का इतना हिस्सा तोड़कर सिर्फ एक स्टेट अलग बना दिया। तो इस तरह से या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी भाग से जोड़कर स्टेट बना सकती है। तो ये सारा अधिकार संसद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने तक फैली हुई है। अब नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है हमारी दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बंगाल इलेक्शन के समय भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और इसलिए ये अब हर बार जब भी इलेक्शन आते हैं किसी स्टेट में तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है। तो आपके लिए लेटेस्ट जो इस साल बंगाल इलेक्शन हुए हैं तो इस संदर्भ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले, क्योंकि आगे भी 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें यूपी भी शामिल है, तो ये आप देखेंगे कि यह गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंटी डिफेक्शन की। तो इस संदर्भ में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें क्या हुआ है जुलाई मंथ में कि गोवा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने दल बदल विरोधी कानून के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अब इसके संवैधानिक आधार क्या है, देखिए इसको 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सांसदों और विधायकों को उनके टिकट पर चुने गए राजनीतिक दलों को बदलने से रोककर सरकार में स्थिरता लाना। देखिए क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होती थी एमएलए और एमपीज़ की और सरकार तुरंत गिर जाती थी। तो इसको क्या किया है, गवर्नमेंट को स्टेबल करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था, ताकि जैसे कि मान लीजिए कोई XYZ गवर्नमेंट जीत कर सत्ता में आती है तो उसमें से मान लीजिए इसमें कोई एक MP है, ये MP है, तो इस MP को ABC नाम की दूसरी पार्टी द्वारा खरीद कर इसमें से इस पार्टी को अस्थिर ना किया जाए, अस्थिर करने से रोकना, ताकि उसकी सदस्यता चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो उधर जाकर क्या करेगा, ए कैंडिडेट उधर जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस अस्थिरता को रोकने के लिए इस लॉ को बनाया गया था। अब किसी सदस्य को जब अयोग्य ठहराया जा सकता है, कैसे ठहराया जा सकता है, यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, यानी कि कोई MP या MLA अगर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पर अपने पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो उस पर उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, यानी कि वो पार्टी के साथ साथ MP और MLA भी नहीं रहेगा। राजनीतिक दल के दिशा निर्देशों के विपरीत विधायिका में वोट देता है या नहीं देता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी जिस पार्टी का मेंबर होता है, जो सदस्य, वो उसको उसी पार्टी का जो व्हिप जारी होता है उसके ही अनुसार, व्हिप के अनुसार ही वोटिंग करनी होती है। अगर उसको वोट नहीं करेगा या फिर उसके अगेंस्ट वोट करेगा तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ली है या ऐसे मतदान या अनुपस्थित रहने से 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा माफ कर दिया जाता है तो सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्हिप जारी होता है, पार्टी व्हिप जारी करती है, बीजेपी पार्टी कोई व्हिप जारी करती है और उसमें से अमित शाह इस व्हिप के पार्टी के जो व्हिप है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल रहे हैं, अमित शाह जो है उसके अगेंस्ट वोट कर देते हैं, यानी कि व्हिप में अगर कहा गया कि आपको इसके फेवर में करना है, लेकिन अमित शाह ने अगेंस्ट में कर दिया। लेकिन क्या होता है कि पार्टी या तो इन्होंने पूर्व अनुमति ली है कि मैं आपके अगेंस्ट वोट करूंगा, या तो इनको अनुमति सरकार ने दी है, यानी कि इनकी पार्टी ने दी है। एक तो ये कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने नहीं ली है उसके बावजूद इन्होंने अगेंस्ट में वोट कर दिया है पार्टी के व्हिप के, लेकिन क्या हुआ कि पार्टी ने 15 दिनों के अंदर इनको माफ़ कर दिया, यानी कि इनको इस बात से छूट दे दी, तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार
चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जैसे कि जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर, और यदि कोई मनोनीत सदस्य यानी कि आपका नॉमिनेट जो मेंबर होता है विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो भी वो 6 महीने बाद अगर किसी पार्टी में शामिल होता है अगर, तो वो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि अगर एमएलए है तो एमएलए नहीं रहेगा, अगर एमपी है तो वो एमपी नहीं रहेगा। आगे इसमें इसके एक्सेप्शन केस क्या है, देखिए एक्सेप्शन पर ही क्वेश्चन यूपीएससी पुट अप करती है। कानून किसी पार्टी को किसी अन्य पार्टी में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है। मान लीजिए जैसे कि बीजेपी है, अब बीजेपी में एक बीजेपी पार्टी है, इधर एक कांग्रेस पार्टी है, तो क्या है कि इनका कोई एक मेंबर पार्टी के विप के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसी तरह कांग्रेस के साथ भी इनका कोई एक मेंबर विप के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन क्या होता है, इसमें से टू थर्ड मेंबर निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपके 300 सदस्य हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से 2/3 यानी कि 200 सदस्यों ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी के गठन करने का डिमांड रख दी, तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये एक नई पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएंगे और सारे के सारे ऑलरेडी एमपी रहेंगे, बशर्ते कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अब सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने पर यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उस पद पर बने रहने के बाद उसमें शामिल हो जाता है, उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि जैसे कि बीजेपी पार्टी के अब ओम बिरला जो हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो क्या है, अब वो उनकी ऑटोमेटिकली उन्होंने सदस्यता अगर वो छोड़ दें, बीजेपी पार्टी की सदस्यता छोड़ दें, तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, यानी कि ये अयोग्य नहीं होंगे, ये फिर भी एमपी भी रहेंगे, साथ ही साथ ये बीजेपी लोकसभा के स्पीकर भी रहेंगे। और जैसे ही लोकसभा का टर्म खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली बीजेपी के मेंबर अपने आप हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कानून ने शुरू में बताया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, लेकिन अब इसको बाद में बता दिया गया है कि पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय होगा वो उसको रिव्यू किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता है तब कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगली न्यूज़ है हमारी संविधान का 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, यानी कि जो आपका पता होगा 97th अमेंडमेंट जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन का 2011 में, वो किससे रिलेटेड था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपकी होती है उनसे रिलेटेड था। तो इसमें क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए 2013 के फैसले को बरकरार रखते हुए इस प्रावधान के इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रिपील किया है, यानी कि कैंसिल किया है, रिपील किया गया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये क्या है, ये देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटता है। ये दिसंबर 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया, 15 फरवरी 2012 से प्रभावी हुआ। अब इसमें क्या किया गया है, सहकारिताओं के संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज सी, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज सी, इसमें संशोधन किया और उसमें संबंधित अनुच्छेद 43 बी और भाग 9 बी को सम्मिलित किया गया। एक अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, इसको मेंशन किया गया, और साथ ही साथ एक शेड्यूल को जोड़ा गया भाग 9 बी को। ये सारा काम कब हुआ, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। तो इन चीज़ों को जोड़ा गया था। अब इसका कोर्ट ने इसका एक हिस्सा रद्द क्यों किया, देखिए गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 के 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सहकारी समितियों के संबंध में कानून नहीं बना सकती। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संसद नहीं बना सकती, यह राज्य का विषय है। कई हस्तक्षेपकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संशोधन ने सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्यों के अनन्य डोमेन में सीधे प्रवेश किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार इस बार करंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपनी सीमा से ज़्यादा हस्तक्षेप कर देती है, राज्य के कानूनों में अपना कई बार प्रवेश कर देती है, कई ज़्यादा हस्तक्षेप कर देती है। तो इसी प्रावधान से संबंधित ये जो डिक्लेरेशन आई है या वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इसी से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ है हमारी लोकपाल के लिए जांच निदेशक, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल। ये क्या है, देखिए जांच पहले तो जब 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो वो किस लिए था, वो सब बेसिकली वो पूरा स्पॉन्सर्ड था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। अन्ना हजारे को देखिए, आपने जब से 2014 में बीजेपी जीत कर आई है, आपने अन्ना हजारे की शक्ल नहीं देखी होगी किसी ने भी। अन्ना हजारे बिल्कुल एकदम लुप्त हो गए हैं, तो क्योंकि वो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड किया गया था उन्हें केजरीवाल के साथ। केजरीवाल जी भी उस टाइम पूरे आंदोलन में थे अन्ना हजारे के साथ, तो उनको पूरा किस लिए किया गया था स्पॉन्सर्ड, जो सत्तारूढ़ गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए और उसको सत्ता से बाहर करने के लिए। तो जब सब काम हो गया और उसका बेस आधार क्या था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, लोकपाल का गठन किया जाए। लेकिन करंट गवर्नमेंट जब सत्ता में आई, जो इसी बात को लेकर आई थी कि लोकपाल का गठन होगा, तो लोकपाल का गठन उन्होंने अगले आने वाले 5 साल तक नहीं किया। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले 2 साल पहले उन्होंने लोकपाल का गठन तो कर दिया, लेकिन नियुक्ति किसी की नहीं की। तो इससे सरकार की
जो नियत का पता चलता है कि सरकार कितनी ज़्यादा सजग है और कितनी ज़्यादा सीरियस है लोकपाल को लेकर। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि जांच निदेशक की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। अब ये कौन होता है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार एक जांच निदेशक होगा। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है, लोकपाल और लोक आयुक्त या लोक कमिश्नर जो एक्ट है 2013 का, वो क्या कहता है कि एक जांच निदेशक होगा, यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा, जो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से पद से नीचे नहीं होगा। ये क्या करेगा? ये धारा 20(1)(b) के तहत, यानी कि जो इस अधिनियम की सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार लोक सेवकों के संबंध में शिकायतों को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इस आयोग द्वारा लोकपाल के द्वारा जांच के लिए भेजा जाएगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 20 क्लॉज ए सब क्लॉज बी के तहत। जांच निदेशक फिर से नियुक्ति ना करना भारत में मजबूत लोकपाल के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। तो ये कुछ पॉलिटिकल है। बाकी अधिनियम केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त नामक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की स्थापना की अनुमति देता है। देखिए, ये क्या है? ये अधिनियम जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की बात करता है और स्टेट लेवल पर ये क्या करता है? ये लोक आयुक्त की बात करता है। आयुक्त कहते हैं कमिश्नर को, लोक कमिश्नर की बात करता है। लोकपाल में एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य प्लस, यानी कि टोटल इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि प्लस 7 मेंबर्स और हो सकते हैं, तो अधिकतम 8 सदस्य होंगे। लोकपाल प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवकों को कवर करेगा, यानी कि लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आएंगे, उन पर भी जांच की जा सकती है। लेकिन सशस्त्र बल जो हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो लोकपाल के दायरे में नहीं आते। अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान भी शामिल हैं, भले ही अभियोजन लंबित हो। यानी कि अगर किसी संपत्ति या कोई ऐसा केस है जिस पर कोर्ट जो कोई ऐसा विवाद है या डिस्प्यूट है जो कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसे विवाद पर भी लोकपाल जो है वो अपनी जांच कर सकता है, उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है, यानी कि अटैच कर सकता है और उसकी जब्ती कर सकता है। ये ऐसे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। आगे है, राज्यों को अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त स्थापित करना चाहिए था। देखिए, क्या 2013 का जो अधिनियम है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, इसमें ये कहा गया था कि राज्यों को अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि 2014 तक इनको जब लागू हो जाएगा अधिनियम, उसके 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त को स्थापित करना है। लोकायुक्त का एक डिपार्टमेंट बनाना होगा। अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि जो विसिल ब्लोवर कौन होते हैं? जो मुखबिर होते हैं, जो खबर देते हैं, जो किसी भी तरह का उल्टा सीधा काम चलता होता है, करप्शन चलता होता है या किसी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ चलती होती हैं, तो उसकी जो मुखबिरी करते हैं या जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं, उन्हें विसिल ब्लोवर कहा जाता है। तो इनके रूप में कार्य करने वाले लोक सेवकों की रक्षा करना, तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, एक जो हमारे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं यूपी के एक IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, तो वो एक तरह से विसिल ब्लोवर थे। तो ऐसे लोक सेवकों की रक्षा करना। शक्तियाँ, लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति होगी। लोकपाल किसी भी लोक सेवक को समन या पूछताछ कर सकता है। यदि व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला होता है, तब भी जब किसी जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी हो, यानी कि अगर कोई जांच एजेंसी जैसे कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर ये जांच कर रही है उस लोक सेवक के खिलाफ, तब भी लोकपाल को अधिकार है ऐसे मामले में भी वो उस लोक सेवक की ब्यूरोक्रेट की जांच कर सकता है, उसके मामले की जांच कर सकता है, चाहे भले ही उस पर ऑलरेडी जांच चल रही हो। आगे है इसमें, लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच कर रहे CBI के किसी भी अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर देखिए किसी ब्यूरोक्रेट पर कोई आरोप लगा हुआ है और उसकी जांच CBI या CVC के किसी अधिकारी द्वारा की जा रही है, तो लोकपाल की मर्जी के बिना, परमिशन के बिना इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 6 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। हालांकि लोकपाल या लोकायुक्त एक बार में 6 महीने के विस्तार की अनुमति दे सकते हैं। सिर्फ एक बार के लिए 6 महीने की विस्तार की और अनुमति मिल जाएगी, यानी कि उनको 6 महीने के अंदर जांच तो पूरी करनी है, लेकिन कुछ स्पेशल कारणों में, रीजन से सिर्फ एक बार और इनको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, सिर्फ एक बार। लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जाती हैं, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए गठित किए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स। तो ये हमारी न्यूज़ थी। आगे हमारा अगस्त 2021 का पॉलिटी से रिलेटेड अब हमारा करंट अफेयर्स होगा, और इसके बाद हमारे पॉलिटी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको कल एक लेक्चर, कंबाइंड लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें पॉलिटी का पिछला 1 साल का जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 का सारा करंट अफेयर्स आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। आज शाम को हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक 3 मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और एक लेक्चर जो बचा हुआ रहेगा उसमें हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने के करंट अफेयर्स हम
ज्योग्राफी से रिलेटेड अगले एक लेक्चर में कवर कर देंगे। तो कल हमारा ज्योग्राफी का भी पूरा 1 साल का 2 साल 1.5 साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है जुलाई 2020 से हम दिसंबर 2020 तक का ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पहले ही कवर करा चुके हैं। तो हमारा सिर्फ जनवरी इस साल का बचा है, वो हम आज का आधा आज के लेक्चर में कर देंगे और आधा कल के लेक्चर में हम कर देंगे। तो शुरू करते हैं अगस्त के पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज को। पहली न्यूज़ है हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस यूयू ललित, इन्होंने ये कहा है कि देश के हर पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए। देखिए ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा, जिनका नाम है यूयू ललित। आप इनका काफ़ी नाम न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, यूयू ललित। इन्होंने ये कहा है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर, पूरे देश के हर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनमें एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। ऐसा डिस्प्ले बोर्ड जो ये बताए कि हर नागरिक के क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। जैसे कि बहुत से आपको लोगों को पता होगा कि जो रीजनल होते हैं, लोकल पुलिस वाले किसी को भी उठाकर ले जाते हैं अगर सिर्फ एक शक की बिना पे या झूठी कंप्लेंट के बिना पर, तो और बहुत से लोगों को लॉ की जानकारी नहीं होती है, अपने राइट्स की जानकारी नहीं होती, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन या उत्पीड़न किया जाता है ऐसे पुलिस स्टेशंस में। यह हर कोई अपने आसपास अपने समाज में देखता होगा, इसमें ये कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। तो और बहुत से लोग जो पहली बार इनका कभी ऐसा सामना या वाकया पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन में जाके घबरा भी जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया है, क्या रिकमेंड किया है कि ऐसी जगह हर पुलिस स्टेशन में एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए ताकि नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार पता चल जाएं। ताकि उससे 2 फायदे होंगे, एक तो उस नागरिक को कानूनी अधिकार पता चलेंगे, दूसरा पुलिस वाले भी जो वहाँ पर SHO वगैरह होंगे या जो थाना इंचार्ज होंगे वो भी उल्टे सीधे परेशान करने में या एक्सप्लॉइट करने से बचेंगे या डरेंगे। अब ये नालसा का गठन, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो हो गई है नालसा। नालसा का गठन कब किया गया था? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत यानी कि 1987 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना किया जाए। आगे है इसमें न्यायदीप, इसका एक आधिकारिक समाचार पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायदीप नामक समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नालसा द्वारा जारी किया जाता है। आपसे लॉ कमीशन भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, आपको सुप्रीम कोर्ट भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, आपको किसी अन्य हाई कोर्ट का नाम भी दिया जा सकता है या फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बारे में भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यायदीप नालसा का आधिकारिक समाचार पत्र है। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। कंपोजिशन क्या है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 और क्लॉज 2 सेक्शन 3 क्लॉज 2 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके समक्ष होंगे, पैटर्न इन चीफ होते हैं। देखिए नालसा के जो चीफ होते हैं कौन होते हैं? CJI होते हैं। CJI पैटर्न इन चीफ होते हैं जिन्हें मुख्य संरक्षक कहा जाता है, पैटर्न इन चीफ। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, यानी कि इनके कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने, राज्यों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। देखिए स्टेट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसका वो किसके अंडर में होती है? वो स्टेट के, वो संबंधित कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस के अंडर होती है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। और जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं। अब जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसमें प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके जो संरक्षक होते हैं जिला न्यायालय परिसर में स्थित होता है। इसके संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। हाल ही में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीय आयोग है इन्होंने क्या कहा कि सरकार से ये सिफारिश की है कि अल्पसंख्यकों को कमज़ोर वर्गों के रूप में माना जाना चाहिए। यानी कि आपको पता होगा EWS जो एक कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो इसी तरह से वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में सारे माइनॉरिटीज़ को डाला जाए, ये रिकमेंड किया है अल्पसंख्यक आयोग ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था और 1993 में स्थापित हुआ। यानी कि इसमें माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत इसको 1993 में स्थापित किया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है। धारा 2 क्लॉज C यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज C में कहा गया है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय है। यानी कि
जो अल्पसंख्यक की डेफिनेशन है वो कौन परिभाषित करेगा? जिस कम्युनिटी को या जिस समुदाय को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है वो ही नोटिफाइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड कम्युनिटी है वही कम्युनिटी अल्पसंख्यक कहलाएगी, माइनॉरिटीज कहलाएगी। इसको किस सेक्शन में बताया गया है? अधिनियम की धारा 2 सेक्शन 2 क्लॉज सी में बताया गया है। आगे है इसमें इसकी संरचना कैसी होती है, यानी कि माइनॉरिटीज कमीशन के आयोग में कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी कि टोटल 7 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन आपके और 5 अलग अन्य मेंबर। केंद्र सरकार द्वारा कुल 7 व्यक्तियों को प्रतिष्ठित, क्षमता और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामित किया जाना होता है। प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अधिनियम की धारा 9 और क्लॉज 1 में निर्धारित आयोग के कार्य 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात 6 अधिसूचित समुदाय कौन से हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किया गया है? कौन कौन से हैं? जैन, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम। देखिए इसमें जैन हैं, पारसी आपके सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं और बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। ये 6 माइनॉरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नामित की गई हैं। धारा 9 सेक्शन 9 क्लॉज 1 में इनको नामित किया गया है। अब इनके कार्यों को मोटे तौर पर शामिल है संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। आगे है इसमें संविधान और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियम कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाजों की निगरानी करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना, अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश करना, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध में उचित उपाय सुझाना। तो इसका मेनली जो काम रहता है वो रिकमेंडेड या एडवाइजरी टाइप का रहता है। ये बाइंडिंग नहीं है इनकी सिफारिशें, सरकार चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट करे, ना चाहे तो ना करे। अगली न्यूज़ है हमारी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। ये क्या है? देखिए इनको 2 साल के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये क्या होते हैं? देखिए ये यौन अपराधों में बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012, इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 2 साल के लिए और जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है? बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अपराधों के लंबित मामलों को त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर का हम आपको पहले एग्जाम्पल दे चुके हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण का भार वहन किया जाएगा, दोनों के द्वारा। अब जो केंद्र सरकार का जो वित्त पोषण होगा वो कहाँ से आएगा? वो जो निर्भया फंड है, निर्भया फंड से इसको वित्त पोषित किया जाता है। जो केंद्र सरकार अपना जो फंड देगी वो कहाँ से देगी? निर्भया फंड से। इसको अक्टूबर 2019 में ये शुरू किया गया था। किसे? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, बच्चों के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स हैं। अब राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के एक भाग के रूप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा ये कार्यान्वित है, यानी कि इम्प्लीमेंटेड किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है उसके द्वारा इसको बनाया गया है या एग्जीक्यूट किया जा रहा है। विशेषताएं क्या है? योजना को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने का निर्णय बाह्य मूल्यांकन में सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इस योजना का कोई स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने का इरादा नहीं है, यानी कि ये एक स्थायी नहीं होगा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, ये सिर्फ 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। संरचना: प्रत्येक इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य होंगे, यानी कि एक जुडिशियल ऑफिसर और 7 कौन होंगे? कर्मचारी मेंबर होंगे। 7 मेंबर्स होंगे, यानी कि टोटल 8 मेंबर्स होंगे। जहां पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं है वहां राज्य या राज्य क्षेत्र न्यायिक अधिकारियों और अदालती कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में मामलों के निपटान के लिए प्रासंगिक अनुभव वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। इसका महत्व: योजना के विशेष के रूप में पॉक्सो के लिए 389 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शामिल हैं और इसमें बाकी डेटा कुछ बताया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे यूएन क्लोज कहते हैं। यूएन क्लोज क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये क्या है? अभी क्या किया गया है कि चीन के प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए ये भारत वाले के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया गया है। इसका इतिहास क्या है? देखिए इसको 1982 में बनाया गया था यूएन क्लॉज को। 1994 में प्रभावी हुआ, यानी कि 1982 में बना और 1994 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 12 साल बाद। अप्रैल 1958 में के 4 जिनेवा सम्मेलनों को प्रतिस्थापित किया इसने
किन सम्मेलनों को प्रतिस्थापित किया? देखिए इसमें 4 सम्मेलन थे जिनको प्रतिस्थापित करके यूएन क्लॉज को बनाया गया है। इन 4 सम्मेलनों में कौन कौन सा था? टेरिटोरियल सी एंड कंटीजियस जोन, जिसे प्रादेशिक समुद्र और सीमावर्ती क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तीसरा है खुला सागर, जिसे हाई सीज कहते हैं, यानी कि पूरा बीच सागर, बीच में सागर में जब चले जाते हैं, मछली पकड़ना और उच्च समुद्रों पर जीवित संसाधनों के संरक्षण, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन द हाई सीज। तो ये चार सम्मेलनों को समामिलित करके यूएन क्लोज की संरचना 1994 में इसको प्रभावी किया गया। अब कन्वेंशन जो है वो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा बन गया है। समुद्री क्षेत्रों को विभाजित करता है, समुद्र के कानून के रूप में भी जाना जाता है, इसे लॉ ऑफ द सीज के रूप में भी जाना जाता है। ये समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। समुद्री क्षेत्र को यानी कि जो एरिया ऑफ सी है उसको 5 क्षेत्रों में ये विभाजित करता है, 5 क्षेत्रों में डिवाइड करता है। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं? ये 5 क्षेत्र हैं। पहला है आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स ऐसे इंटरनल वाटर्स वाले नहीं है नदियाँ आपके जो किसी भी देश की नदियाँ, वो नहीं, इनलैंड वाटर्स नहीं, इंटरनल वाटर्स यानी कि जो देश की भूमि के अंदर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आती हैं वो पानी। दूसरा है प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी, यानी कि जो भारत की जो किसी भी देश की 24 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है। फिर है सन्निहित क्षेत्र, कंटीजियस जोन। फिर आता है विशिष्ट आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर आता है खुला समुद्र यानी कि हाई सीज, यानी कि जिस पर किसी का भी देश का अधिकार नहीं है। कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर 3 नए संस्थान बनाए हैं, यानी कि जो यूएन क्लॉज है इसने 3 नए संस्थान भी बनाए हैं। कौन कौन से? समुद्र कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और तीसरा है महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग, द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आगे है अगला न्यूज़ है हमारी संसदीय राजभाषा समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या किया गया है? संसदीय भाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की जो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। अभी इसकी कौन सी बैठक हुई है? 36वीं बैठक की गई है। तो 36वीं बैठक की गई है। इसका गठन सबसे पहले इसका गठन 1976 में किया गया, 1963 की धारा 4 के तहत। अब राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की सेक्शन 4 के तहत 1976 में इसका गठन किया गया है। इसका जनादेश मैंडेट क्या है? संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए एक रिपोर्ट बनाना, ये इसका उद्देश्य है, मैंडेट है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रिपोर्ट रखते हैं और सभी राज्य सरकारों को भेजते हैं। सदस्य क्या है? संसद के 30 सदस्य, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं इसमें। यानी कि इस कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर जो कमेटी होती है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स, जिसमें से 20 होते हैं आपके लोकसभा और 10 होते हैं आपके राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक परंपरा के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री को समय समय पर समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, यानी कि एक ट्रेडिशन है, यानी कि कन्वेंशन बनी हुई है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं वही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। चूंकि ये एक एनवायरनमेंट आपसे रिलेटेड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक को हमने इस रूल्स की वजह से, अधिनियम के होने की वजह से इसको हमने पॉलिटी के सेक्शन में इंक्लूड किया है। देखिए इसमें अभी अधिसूचित किया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम। यहाँ से 101% क्वेश्चन आना ही आना है, इस बार आप लिख लीजिए। यहाँ से तो इस स्लाइड से, यानी कि ये जो अब ये वाली न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, इस न्यूज़ से आपका 100% एक क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि इसमें टारगेट दिए गए हैं। प्लास्टिक कचरा संशोधन अधिनियम 2021 2016 के नियमों में संशोधन करता है, क्योंकि अब देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये नियम 2021 का जो नियम है 2016 में संशोधन करता है। पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ 1 जुलाई 2022 से पहचाने गए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण का आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि 1 जुलाई 2022 से क्या किया जा रहा है इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सा होता है। तो इसमें इसकी इंपोर्ट पर, इसके स्टॉक पर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर और इसकी सेलिंग पर, बिक्री पर, इस पर हर तरह पर और इसके यूज़ पर सब तरह पर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसका प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक यानी कि मकई, आलू आदि जैसे नवीकरणीय सामग्रियों से प्राप्त बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। अब प्लास्टिक बैग की अनुमानित मोटाई जो है वर्तमान में 50 माइक्रोन है। 50 माइक्रोन की मोटाई वाले जो है
वो प्लास्टिक बैग यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इससे कम के जैसे कि 40 माइक्रोन के प्लास्टिक बैग जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। इस 50 माइक्रोन को भी 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक बढ़ाई जाएगी। यानी कि 30 सितंबर के बाद इसकी जो मोटाई, मिनिमम मोटाई कर दी जाएगी 75 माइक्रोन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 31 दिसंबर 2022 के बाद से ये मोटाई बढ़ाकर और कितनी कर दी जाएगी, 120 माइक्रोन की मोटाई कर दी जाएगी। अधिकांश मोटाई वाले प्लास्टिक बैग कचरे के रूप में अधिक आसानी से संभल जाती हैं। देखिए, क्योंकि जितनी भी माइक्रोन ज़्यादा होता है, यानी कि मोटाई प्लास्टिक की ज़्यादा होती है, तो उनकी रिसाइकलिंग करना आसान होती है। इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक में 40 माइक्रोन या उससे कम के प्लास्टिक पर बैन किया गया है। और हमारे यहाँ जो अभी लागू है 2016 के नियमों के अनुसार, उसके अनुसार 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक बैग्स को बेचने की अभी अनुमति है, लेकिन उसको भी 30 सितंबर से बंद कर दिया गया है, 30 सितंबर 2021 से। और 50 माइक्रोन तक को बढ़ाकर 75 माइक्रोन की अब लिमिट सेट कर दी गई है, जो कि 31 दिसंबर 2022 के बाद से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 120 माइक्रोन। अब प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी ढांचा। वर्तमान में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में देश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण निकायों के साथ प्रतिबंध की निगरानी करेगा और उल्लंघनों की पहचान करेगा। तो और इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दंडित किया जाएगा। अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको कैसे सजा दी जाएगी? एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको इसको उल्लंघन के तहत दंड दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी सुनील सेठी समिति। सुनील सेठी कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही छोटी सी इसकी ये न्यूज़ है। ये क्या किया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है उस पर उत्पादन को दोगुना करने, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्शन को डबल करने और निर्यात को, यानी कि इसका जो एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट्स का, उसको 3 साल की अवधि में, यानी कि 2024 तक इसके एक्सपोर्ट को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और उस समिति का नाम क्या है? सुनील सेठी समिति। सुनील सेठी इसके अध्यक्ष होंगे, जो कि फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के नई दिल्ली के चेयरमैन हैं। समिति के विचारार्थ विषय क्या होंगे? हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन को दुगना करना और डिजाइनर संगठनों और निर्यातकों के साथ हथकरघा बुनकर एजेंसियों के सहयोग से तरीके सुझाना। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट हमारा इससे रिलेटेड है। जैसे कि आप इसकी न्यूज़ जो सुनते होंगे वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में सुनते होंगे, लेकिन इस बार ये लद्दाख के रीजन से संबंधित है। इनर लाइन परमिट को लद्दाख प्रशासन ने अभी क्या किया है? ख़त्म किया है। अब ये होता क्या है? ये एक यात्रा दस्तावेज होता है जो गैर मूल निवासियों को 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में यात्रा करने की अनुमति देता है। ये किसके लिए? गैर मूल निवासी। गैर मूल निवासी का मतलब कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, जो इन 4 क्षेत्रों में नहीं रहता है उसको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो लेकिन क्या किया गया? लद्दाख के लिए इसे खत्म किया गया। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर देशी के लिए उपयोग की जाने वाली क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। आगे है इसमें ILP संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों रूप में जारी किया जाता है। इसका इतिहास क्या है? थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। इनर लाइन परमिट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का विस्तार है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का विस्तार माना जाता है। कुछ अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए। ये क्यों थे? ये ब्रिटिश विषय जो थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया के जो ब्रिटिश विषय थे, उन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर भारतीयों को राज्य में क्राउन की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1950 में ब्रिटिश विषयों को शब्द को भारत के नागरिकों से बदल दिया गया। आज सभी गैर मूल निवासियों को परमिट की आवश्यकता होती है। ये उन राज्यों के स्वदेशी आदिवासी समुदायों को शोषण से बचाने के लिए किया गया था। यानी कि आप अगर जाएंगे, जैसे कि आप यूपी, बिहार या किसी भी नॉर्थ स्टेट्स या आपका सदर्न स्टेट्स के निवासी हैं, और अगर आप इन 4 अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यात्रा करना चाहते हैं, घूमने के पर्पज से जाना चाहते हैं, तो इनके कुछ क्षेत्रों में आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा। तो ये हमारी न्यूज़ थी। आज हमारा पॉलिटी से रिलेटेड जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको इसका एक कंबाइंड लेक्चर जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंबाइंड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आज शाम को हम आपको जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स शाम 5 से 6 के बीच आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।